इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 के बारे में हम बात कर रहे हैं। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, और हमारे साथ हैं राना आसिफ हबीब साहब जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, और हम बात कर रहे थे इसके लवाजमात के बारे में। तो राना साहब आप बताएंगे हमें कि इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। अगर हम देखें तो इसके बुनियादी जो इंग्रेडिएंट्स में 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1 इसका सेक्शन 3 जो है वो वजाहत करता है कि अगर किसी को उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल किया जाए, ठीक है। या एक ग्रैब का वर्ड इस्तेमाल करता है कि उसके अंदर बेजा मदाखलत की जाए, सही। और जैसे लैंड माफिया के लोग करते हैं अक्सर। और तीसरी चीज़ का कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी का जो कंट्रोल है वो कोई ऐसा शख्स दे दे जिसके पास टाइटल डॉक्यूमेंट ना हो। सही। तो ये 3 कंडीशन जो हैं इसकी इस बुनियादी नुकात हैं, और इसके साथ इसमें 3 चीज़ों की जो इसका डेफिनेशन की क्लॉज़ है सेक्शन 2 में, उसमें वजाहत की गई है कि इसके अंदर एक है जो ऑक्यूपायर है, जिसने कब्जा किया है, सही। एक इसमें ओनर है, और एक उसका एक्ट है जो उसने एक्ट किया है, और उस इंटेंशन देखी जाती है कि उसकी नीयत क्या थी। सही। और अगर उसकी नीयत ये थी कि जैसे कि अब किसी को आप कोई चीज़ बनाने को कंस्ट्रक्शन देते हैं ठेकेदार को, तो वो तो ठेकेदार को आपने खुद इजाज़त दी ठीक कि है। तुम ये तामीरात करो, तो आपने खुद चाबी दी ना। सही। एक ये है कि कोई शख्स आता है और आपकी ज़मीन पे तामीरात शुरू कर देता है, ठीक तो है। वो जो है उस ज़ुमरे में आएगा इसके इल्लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट के। ठीक है। अच्छा, दूसरा जब ये भी बड़ा अक्सर सवाल होता है कि इल्लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट की क्या ज़रूरत थी, जब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन जो था उसका 8 और 9, उसके अंदर जब रिलीफ मौजूद था कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर मौजूद था कि डिस्पोजल, मगर उसके अंदर ये फ़र्क है दोनों के अंदर कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अगर इंसान जिस तरह भी काबिज है, बेशक उसके पास कागज़ हैं उस जगह के नहीं हैं, सही है। उसके बावजूद भी उसको गैर कानूनी तौर पर आप डिस्पोजेस नहीं कर सकते। अच्छा। जबकि इसके अंदर ये है कि ये सारा जो कानून है, ये एक्चुअल ओनर के गिर्द ही घूमता है। ओके, आपने यानी जिसके प्रॉपर्टी, पास पेपर है। हाँ, वापस भी उसको ही करनी है हुँ। जिसके पास प्रॉपर्टी है। अगर ठीक इन है। केस में 2 ऐसे लोग लड़ रहे हैं जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी नहीं है, तो अदालत क्या करेगी? अदालत इसको अटैचमेंट कर देगी अच्छा। और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन देखभाल के लिए नाज़िर अपॉइंट करेगी ताकि असल मालिक तक ये प्रॉपर्टी पहुँचाई जा सके। सही है। और अगर ये कंप्लेन झूठी साबित होती है, इसमें अदालत के पास इख्तियार है कि 5 लाख तक का जुर्माना भी कर सकती है, अगर किसी ने झूठा केस किसी के ऊपर बनाया जाए। अच्छा। और इसके साथ-साथ सेक्शन 7 के अंदर इसके अंदर इंटरिम रिलीफ की बात की गई है, मगर उसमें ये पॉइंट बहुत अहम है कि इंटरिम रिलीफ तब होगा ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है। यानी ट्रायल से पहले नहीं सही है। कि आपने केस दाखिल किया, आपने फौरन इंटरिम रिलीफ माँग लिया, ये इंटरिम रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको इंटरिम रिलीफ मिलेगा ड्यूरिंग द ट्रायल, ठीक है। यानी ट्रायल के दौरान आपको ये रिलीफ मिलेगा। और ट्रायल कब शुरू होता है? चार्ज फ्रेम के बाद। सही। यानी आपने अपनी एप्लीकेशन दायर की, 7 दिन के अंदर जो है वो दूसरी जो कॉपी सप्लाई होंगी दूसरे अदर साइड को। ठीक है। अच्छा, वो कॉपीज़ कागज़ात सप्लाई होने का मतलब ट्रायल नहीं है। ठीक है। ट्रायल हमेशा तब शुरू होगा जब 30 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम होगा, अच्छा। और जब चार्ज फ्रेम होगा तो उसके बाद उस ट्रायल होगा। ड्यूरिंग द ट्रायल अदालत अगर ये समझे और अदालत की ये सवाबदीद है कि वो पुराने असल मालिक को कब्जा वापस दिला सकती है, जब तक कि ये मामलात जो हैं इस केस के मुकम्मल तौर पर इसका हल नहीं होता। सही है। तो ये इसमें एक रिलीफ दिया गया है सेक्शन इसके 7 के तहत। ठीक है। जो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो आइन का आर्टिकल 25 है, वो कहता है कि तमाम शहरी कानून की नज़र में बराबर हैं। ठीक है। लेकिन कुछ जगहों पे अदलिया ने अपनी आसानी के लिए प्रोसीजर में फ़र्क रखा हुआ है। अच्छा, अच्छा। यानी अगर ज़िला जनूबी में अगर आप केस दाखिल करते हो, तो उसमें पहले जज नंबर नहीं डालता केस के ऊपर। अच्छा। वो पहले पुलिस रिपोर्ट मंगवाता है, और पुलिस रिपोर्ट आमतौर पे आपने देखा माफिया के हक में ही आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक उतना मजबूत नहीं हुआ सही। कि वो गैर जानिबदाराना तौर पर बिना रिश्वत लिए, बिना मुआवजा लिए किसी के हक में ईमानदाराना तौर पे कोई रिपोर्ट पेश करे। ठीक है। और वो ज़ाहिर बात है, बिल्डर माफिया या जो भी लोग हैं पैसे पहले से ही दे देते हैं, तो उस वजह से वो रिपोर्ट अक्सर उनके हक में आती है, जिसकी वजह से ज़िला जनूबी के अंदर एक कानून की वायलेशन की जाती है, जिसमें बगैर सुने हुए किसी को और बगैर एविडेंस चलाए हुए भी कि ये पिटीशन आमतौर पर डिसमिस की जाती हैं। अच्छा। जिसकी वजह से हमने देखा है कि माशरे में इंतशार बढ़ता जा रहा है। सही। और कत्ल व गारतगरी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल। क्योंकि लोगों को अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, और 60 दिन के बजाय
हमने देखा है कि इस ऐसे केसेस को महीनों चलाया जाता है, सालों चलाया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि सरीहन इस कानून की खिलाफ वर्जी है। सही। और जब तक आप अदलिया और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ एहतसाब का शफाफ और मुसलसल और मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं लेके आएंगे, लोगों को रिलीफ नहीं मिलेगा। यानी आपको मैं छोटी सी मिसाल दूँ, एक छोटी सी एरिया गुल हाउसिंग, वहाँ पे 34 मर्डर हुए सिर्फ ये कब्जे की वजह से। मेहरान टाउन में, फिर इसी तरह एहसनाबाद है, बहुत सारी कराची की ऐसी आबादियाँ हैं, पाकिस्तान के और भी, कि जहाँ कब्जा माफिया की वजह से लोगों के अंदर जो है कत्ल वारदात का बाजार गर्म है। तो ये लॉ इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए आया था। लेकिन ये है कि अब जब तक इसके पीछे आप ट्रैकिंग नहीं करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, और ये दोहरा निज़ाम के एक ईस्ट में और निज़ाम है, साउथ में और निज़ाम है, इसको एक करना चाहिए। सही। जब तक वन विंडो ऑपरेशन नहीं होगा और तहसीलदार के कागज़ का तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं होगा, सही है, ताकि एक क्लिक पे जज देख सके बिल्कुल, कि ये बिल्कुल। प्रॉपर्टी किसके नाम है, किसके कौन नाम? इसका टाइटल ओनर है। सही बात है। तो ये जब तक हम नादरा को, एफबीआर को और हमारा सब रजिस्ट्रार ऑफिस को, इन सबको हम एक जोड़ेंगे नहीं सॉफ्टवेयर के ज़रिए, उस वक़्त तक हम लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते। यही वजह है कि लोग सालों साल चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनको इंसाफ जो है नहीं मिलता। और फिर मजबूरन जब इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट की उनकी पिटीशन डिसमिस होती है, या तो वो हाई कोर्ट में इसकी क्रिमिनल रिवीजन में जाते हैं, या फिर उनकी मजबूरी होती है वो सिविल सूट में जाते हैं। और सिविल सूट का मतलब है हमारे यहाँ के वो तकरीबन इंसाफ का ना ही मिलना होता है, जिसकी वजह से अगर सिविल अदालतें ठीक काम करें तो माशरे में क्राइम खुद ही खत्म हो जाते हैं। जब आपकी सिविल अदालतें काम नहीं करती तो फिर माशरे में क्राइम जो है बढ़ जाता है। अच्छा राना साहब, तो ये जो एक्ट है, डिस्पोजिशन एक्ट, ये पूरे पाकिस्तान में यकसा तौर पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में ये कानून जो है, इसका इतलाक पूरे पाकिस्तान में है। सही है। हर हमारे तमाम सूबों के ऊपर है, हमारे तमाम जो पाकिस्तान के इलाका जात हैं वहाँ के ऊपर इसका जो है ये एक्ट है। ये किसी प्रोविंशियल लॉ नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ सूबा सिंध तक ये हो। ये मुकम्मल तौर पर जी नाफिजुल अमल, और सबका सेम ही जो है वो सबके साथ सेम प्रोसीजर है। और प्रोसीजर भी क्या है, जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उसके तहत, यानी ज़ाब्ता फौजदारी के तहत इसको चलाया जाता है। उसी तरह इसका ट्रायल होता है, और फिर ट्रायल के बाद जो है इसके जो भी अदालत फैसला देती है उसके ऊपर इख्तियार होता है। पहले अगर आप सॉफ्ट हैंड से उसको नाफिज करते हैं कि भाई ये मकान खाली कर दो, और अगर वो नहीं करता तो इसमें कहा गया है कि आपने पुलिस की फोर्स भी इस्तेमाल करनी है, मतलूबा फोर्स, जो कि हकीकी मालिक तक उसकी प्रॉपर्टी को पहुंचा सके। सही। अच्छा राना साहब, अक्सर हमारे यहाँ जो गांव गोठों में लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, छोटे छोटे काश्तकार हैं, किसान हैं, उनकी अपनी ज़मीनें होती हैं, और उसके ऊपर जो है वो ज़मींदार भी इस तरह कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो फिर वो जो किसान है या वो जो हारी है, वो किसके पास जाए और किस कोर्ट से जाके जो है वो, क्योंकि छोटे छोटे गाँव वगैरह में तो इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, तो फिर वो कहाँ जाएं और कहाँ जाके अपनी कंप्लेन लिखवाएं, और उनको फिर कितने अरसे में जो है वो ये इंसाफ और ये सारा प्रोसीजर जो है वो उनका कंप्लीट हो सकता है? देखिए, उनके वहाँ भी सेशन कोर्ट का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का निज़ाम होता है। वो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके वहाँ पे, और ये सेशन ट्रायल है इसकी दाखिल करें, इसकी पिटीशन, और अपने एरियाज़ के हिसाब से जो उनकी लोकेशन है उस हिसाब से जो अदालत, मजाज अदालत है, वहाँ पे उनको ये दायर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में फ्यूडलिज्म बहुत है, जागीरदारा निज़ाम बहुत मजबूत है, ये तो आज जो हम बातें कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस भी नहीं होगी गांव देहात के अंदर। तो और वो इसको शायद अपनी ज़मीन पे अगर कब्जा हो जाए तो तकदीर का लिखा समझ के कबूल कर लेते हैं। और वहाँ पे आज तक हम पाकिस्तान में जो लैंड रिफॉर्म नहीं लेके आए, आज तक हम पाकिस्तान में एग्रीकल्चर टैक्स नहीं नाफिज कर पाए, इसकी वजह से जो है वो निज़ाम में आपके जो है खराबियाँ, और पाकिस्तान जो है दिन ब दिन पीछे की जानिब जा रहा है बजाय आगे बढ़ने की। आप देखें, आज आपका जो सैलरी पर्सन का टैक्स है वो 135 अरब रुपए का है, और आपके तमाम जागीरदार, तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट, तमाम रिटेलर मिलके सिर्फ 90 अरब का टैक्स देते हैं। तो इसका मतलब है जिनका सैलरी वालों को आप जबरदस्ती काटते हैं टैक्स, उनका टैक्स ज्यादा है, और बाकी पूरा मुल्क टैक्स जो है वो क्यों कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा उसके अंदर, जो अरबों रुपए की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट से और इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन के बिल से ही एफबीआर को लिंक कर दें, यानी मैं अभी ये केस, ये लीगल डिस्पोजिशन एक्ट का ही कोर्ट में केस था। अच्छा। तो वहाँ मैंने देखा कि अब वो जिस बंदे ने कब्जा की है, कपकपा बिल्डिंग उसका नाम है लियारी में, उसने उस पे 10 फ्लैट बना के भेज दिए। उसको बिजली और गैस के इदारों ने कनेक्शन भी जारी दे दिए। अच्छा। और
वो अब देखिए 3-4 करोड़ रुपए की उसने प्रॉपर्टी जो बेची है, हम्म। उसका कोई एफडीआर में रिकॉर्ड ही नहीं है। सही। तो इस तरह तो हमारे मुल्क में ना तो वसाइल बढ़ेंगे और ना चीज़ें बढ़ सकती हैं। ओहो। सही। ये एक अफ़सोसनाक बात है कि जो है वो चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही होती हैं पाकिस्तान में। इसकी रेमेडी क्या है? इल्लीगल डिस्पोज़िशन एक्ट की हम बात करेंगे। सेगमेंट है हमारा कानून क्या कहता है, और हमारे साथ हैं राना आसिफ हबीब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं या आप अपनी कोई राय हमें जो है वो देना चाहते हैं, तो आप 111-111-107 पे कॉल करके जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर आप हमें जो है वो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 03451104-107। इसके ऊपर आप अपना व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। मैं हूं अनीला रज़ाक, आपकी होस्ट। आप सुन रहे हैं अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ और बले बले FM नेटवर्क।